देखिए, सुरक्षा कंपटीशन एकेडमी एंड फिजिकल एकेडमी, यहाँ पे क्या है, फिजिकल की भी एकेडमी की भी व्यवस्था की गई है। आप लोग आइए, यहाँ पे अवसर है, आप लोग एक बार ज़रूर आइए। इसकी फ़ीस 5,999 रखी गई है। यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ आप लोग के लिए उपलब्ध दी गई। यहीं पे कोचिंग की संस्थान के लिए कोचिंग भी यहीं पे है, लाइब्रेरी की भी सुविधा है, सारी व्यवस्था की गई है। अब देखिए, मैं आज आपको समाज टॉपिक पढ़ाऊँगा। बहुत लोग कहते हैं बहुत हार्ड होता है समाज, ज़्यादा हार्ड नहीं होता। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल शब्द में आप लोगों को समझाऊँगा, ठीक है। मेरा नाम अंकित शुक्ला है। मैं आज समाज टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करके आप लोगों को पढ़ाऊंगा। अब देखिए, समाज, अच्छा मैं पहले बताऊंगा समास और संधि में क्या अंतर होता है। देखिए, संधि जो होता है वर्णों के मिलन का होता है, ठीक है, उसमें वर्ण मिल के बनते हैं शब्द, ठीक है। इसमें क्या होता है, समास में शब्दों का क्या होता है, मिलन होता है, ठीक है। अब आते हैं, हम समझते हैं समास क्या होता है। मैंने कि जैसा कि बताया है, समाज टॉपिक आप लोगों को आज पढ़ाएंगे, ठीक है। समाज क्या होता है, समास होता है संक्षिप्तीकरण। क्या होता है, संक्षिप्तीकरण होता है, बोले तो समास, ठीक है। तो समास किसको कहते हैं, समास के संक्षिप्तीकरण को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अब देखिए, समास में क्या होता है, समास में क्या होता है, शब्दों का मिलन होता है, ठीक है। जैसा कि लिखा हुआ है, दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समास क्या होता है बेटा, दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मिलन को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। बस इतना पॉइंट याद रखना, इसमें क्या होता है, शब्दों का मिलन होता है, ठीक है। अब आगे आइए, जैसे बताया है, फिर समास का एक और क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में हमेशा पूछा जाता है, कभी भी बोले समास का विलोम शब्द क्या होता है। याद रखना, समास का विलोम शब्द अगर पूछे, समास का क्या बोले बेटा, समास का विलोम शब्द अगर बोले तो क्या होता है, व्यास होता है। याद रखना, तो समास का विलोम शब्द क्या होता है, व्यास होता है। अब आगे देखिए, समास के भेद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब आगे क्वेश्चन, अब आगे हम लोग टॉपिक देखिए, समास के अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, भेद। अगर आप लोग भेद को अच्छे से समझ गए, समझिए आप लोग सब कुछ अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। मेन है इसका क्या है, आप लोगों का भेद। बात करते हैं समास के भेद। देखिए, समास के मुख्यतः कितने भेद बताए गए, 6, ठीक है। एक एक करके हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए, समास का सबसे पहला मैंने भेद बताया है द्वंद्व समास। क्या बताया है, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। सेकंड नंबर होता है द्विगु समास होता है। क्या होता है बेटा, द्विगु समास होता है। थर्ड नंबर क्या है, तत्पुरुष समास होता है। और फोर्थ नंबर क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। फिफ्थ नंबर अव्ययी भाव समास होता है। और सिक्स नंबर क्या होता है, बहुब्रीहि समास। अब आगे हम एक एक करके आप लोगों को सारे समास के बारे में बताएंगे, बहुत ही अच्छे से ट्रिक के साथ आप लोग समझिएगा। अब आगे देखिए, सबसे पहले आप लोगों को मैंने पढ़ाया द्वंद्व समास, ठीक है। क्या पढ़ाऊंगा, द्वंद्व समास को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। द्वंद्व समास क्या लिखा है, सबसे पहले समझिए। लिखा है, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं। पूर्व पद मतलब जो पहले शब्द आता है, उत्तर पद मतलब बोले तो बाद में शब्द आता है, ठीक है। तो क्या लिखा है, जिस समास में पूर्व उत्तर पद दोनों पद की प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, कहता है ट्रिक, मेरी ट्रिक को अच्छे समझिएगा आप लोग, जैसा मैं समझाता चलूँ वैसे ही आप लोग अच्छे समझिए। द्वंद्व समास में अधिकतम योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। 99.9% यूज होगा। क्या, 99% बोल रहा हूँ, आप लोग याद रखना, मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ अधिकतम, ज़्यादा से ज़्यादा किसका, योजक चिन्ह का यूज होगा, ठीक है। योजक चिन्ह जानते हो ना, जैसे बोल दिया माता, समझना अच्छे से, माता और पिता, क्या हो गया, माता हो गया और पिता हो गया। तो यहाँ पे क्या लग गया बेटा, योजक चिन्ह लग गया, ठीक है। अब जैसे भाई और बहन बोलते हैं तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह समझ गया। अब आगे देखिए, सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर ट्रिक कितना, सबसे पहली ट्रिक याद रखना, द्वंद्व समास में हमेशा क्या लगेगा, योजक चिन्ह लगा होगा। 99%, ठीक है, 100% नहीं बोल रहा हूँ। अब सेकंड नंबर ट्रिक इसका,
जैसे एक चीज याद रखना, अगला क्या होगा, द्वंद्व समास में और विभक्ति का लोभ होता है। अब जैसे लिख लिया द्वंद्व समास है बेटा, हमने लिखा माता और पिता, योजक चिन्ह लगा दिया। अच्छा, हम लोग आम बात हम नहीं बोलते, जब किसी को कोई चीज़ बतानी होती है, मेरे माता और पिता घूमने जाएंगे, क्या बोला, मेरे माता और पिता, यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, और का यूज हो गया, तो कौन सा होगा समास, द्वंद्व समास हो गया। समझ में आया? अब आगे मैं आप लोग को एग्जाम्पल इसके कराता हूँ। देखिए अब आगे देखो, द्वंद्व समास की एग्जाम्पल आप लोग अच्छे समझना, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल मैंने लिखा है, जैसे माता और पिता, अच्छे समझना सब लोग, क्या लिखा है, माता और पिता। अब मैंने पहली ट्रिक क्या बताया, पहला ट्रिक में बताया था योजक चिन्ह लगा होना चाहिए, योजक चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या बोला था, और क्या विभक्ति लगी होनी चाहिए, और का प्रयोग हुआ होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे लिखा क्या, माता और पिता, ठीक है। अब अगला सेकंड, राम क्या है, योजक चिन्ह कृष्ण लिखा है, तो राम और कृष्ण। अब अगला एग्जांपल देखिए, भाई बहन, बीच में क्या लगा हुआ है बेटा, योजक चिन्ह लगा है, और भाई और बहन ऐसे होगा, ठीक है। थर्ड देखिए, पाप और पुण्य, क्या लिखा है, योजक चिन्ह लगा हुआ है, जैसा कि मैंने पहला ट्रिक बताया था आप लोगों को। अब सेकंड में क्या लिखा है, और लगा है, तो पाप और पुण्य। सुख दुख, क्या लगा है, सुख और दुख, तो क्या लगा है, सुख और दुख। आप लोग समझ गए, मैंने द्वंद्व समास अच्छे समझा दिया, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। द्वंद्व समास के बाद अब सेकंड नंबर हम लोग अगला समास में चलते हैं। अब देखिए, अब आता है द्विगु समास। द्विगु समास, देखिए द्विगु समास को अच्छे समझते हैं, ठीक है। द्विगु में जरा ये गलती से थोड़ा टाइप हो गया, आप लोग इसको काट लेना, द्विगु में ऐसे द्विगु लगा देना, ठीक है, द्विगु समास। अच्छा एक पहले मेरी ट्रिक समझिए, अच्छा द्विगु को पढ़ोगे, देखो द्विगु क्या है बेटा, द्विगु मतलब द्विगु से बोलने में आ रहा है द्वि, ऐसा नंबर का नहीं पहचान हो रही है, द्विगु मतलब द्वि, तो जहाँ पे नंबर का प्रयोग होता है वहाँ पे क्या होता है, द्विगु समास। अब देखिए मैंने लिख के बताया आप लोगों, देखिए जिस समास में पूर्व पद क्या हो, संख्यावाचक हो, उसको क्या बोलते हैं बेटा, द्विगु समास कहते हैं। सबसे पहले क्या बताया, पूर्व पद हमेशा क्या होना चाहिए, संख्यावाचक होना चाहिए, पूर्व पद क्या होना चाहिए, संख्यावाचक होना चाहिए। अब लिखा है द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती है, तो आप लोग बस एक ही ट्रिक रखना, याद रखना, जहाँ पे संख्या का बोध हो तो टिक मारना और आगे बढ़ जाना, ज़्यादा पूछताछ करने की जरूरत नहीं। द्विगु समास, अब देखिए मैंने बताया एग्जाम्पल, देखिए लिखा है नौ रत्न, मतलब क्या हो, नौ रत्नों का समूह, नौ मतलब संख्या आ गया कि नहीं, मैंने क्या बोला था, पूर्व पद क्या हो, संख्यावाचक हो, देखिए पूर्व पद में संख्या आ गया 9। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, सप्तद्वीप, सात द्वीपों का समूह क्या होगा, सप्तद्वीप, सात द्वीपों का समूह क्या होगा, सप्तद्वीप। सात आया, पहला क्या बताया था, पूर्व पद संख्यावाचक हो, तो सप्तद्वीप मतलब सात द्वीपों का समूह। त्रिभुवन, क्या बोला, तीन आया, तीन भुवनों का समूह क्या होता है, त्रिभुवन, ठीक है। क्वेश्चन अब अगला देखिए, सत मंजिल मतलब सात मंजिलों का समूह क्या होता है, सत मंजिल होता है। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, पूरा उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आ। द्विगु समास मैंने पढ़ा दिया, द्विगु समास पढ़ा दिया। द्विगु समास में बस इतना याद रखना, पहला क्या होना चाहिए, संख्यावाचक, संख्यावाचक। देखिए क्वेश्चन को आगे मारिए, टिक मारिए और आगे बढ़िए। अब अगला क्वेश्चन, अब अगला टाइप देखिए, द्विगु समास के बाद आपका आता है क्या, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को अच्छे से समझिए, देखिए कर्मधारय समास क्या होता है, क्या लिखा है, जिस समास में, पहले अच्छे से समझो फिर मैं बताता हूँ, जिस समास में पूर्व पद विशेषण उत्तर पद विशेष हो। अगर आपको विशेषण नहीं पता है तो थोड़ा सा एक सेकंड के लिए आप विशेषण में गौर करिए। विशेषण वो होता है जो किसी के गुणों को बताता है, जैसे बोले वह काला आदमी है तो काले की पहचान बता रहा है, तो ये विशेषण होता है। क्या बता रहा हूँ, जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद क्या हो, विशेष हो, वो क्या होता है, विशेषण होता है। ट्रिक नंबर फर्स्ट मेरी अच्छे समझना, पहला ट्रिक बता रहा है
विशेषता बताने वाले समास को क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। सबसे पहली ट्रिक। सेकंड नंबर, अब देखिए विशेषता बताने वाले समास को क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल आप लोग अच्छे समझिए। जैसे लिखा है काली मिर्च, क्या बोला? क्या लिखा है? काली मिर्च। अच्छा एक बात बताइए, काली मिर्च लिखा है, क्या बोला? काली है जो मिर्च। अच्छा बता, काली क्या है? विशेषण। तो काली मतलब काली की विशेषता बता रहा है, मिर्च की विशेषता क्या बता रहा है? कि काली है मिर्च। ठीक है, अब आगे देखिए, नील कमल, क्या लिखा है बेटा? नीला है जो कमल, किसकी विशेषता बता रहा है? कमल की बता रहा है, मगर कमल कैसा है? नीला है, तो नील कमल हो गया। अब अगला देखिए, पीतांबर, क्या होता है? पीला है जो अंबर, तो क्या हो जाएगा? पीतांबर। और एक बात याद रखना, जब भी पीतांबर का अगर पहला बहुब्री समास दिया हो तो हमेशा सबसे पहले बहुब्री समास में टिक मारेंगे। अगर बहुब्री समास नहीं दिया होगा तभी पीतांबर में कर्मधारय समास में टिक मारेंगे। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है? चंद्रमुखी। क्या बोला? चंद्रमुखी। क्या लिखा है? चंद्र के समान मुख वाली क्या होगी? चंद्रमुखी। आपको जैसा कि मैं बताया हूँ, कर्मधारय समास क्या होता है? जिसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद क्या होता है? विशेष होता है, उसको क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। जो विशेषता की विशेषता बताता है, विशेषता बताने वाले शब्द को कौन सा समास कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। अब आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टाइप देखिए इसका, फोर्थ नंबर। चौथा नंबर है, बहुत ही सिंपल है, ये हार्ड बिल्कुल नहीं है। अब इसको आसान भाषा में एकदम ट्रिक के साथ समझिए। देखिए कर्मधारय अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिसमें उपसर्ग की प्रधानता होती है। उपसर्ग क्या होता है? प्रत्यय क्या होती है? उपसर्ग आप लोग इधर समझ लीजिए, उपसर्ग और प्रत्यय। देखो उपसर्ग क्या होता है? जो शुरुआत में जोड़ा जाता है, और प्रत्यय क्या होता है? जो बाद में जोड़ा जाता है। इतना समझना, ठीक है। अब आते हैं अव्ययीभाव समास। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो वही अव्ययीभाव समास होता है। क्या बताया? पूर्व पद क्या होना चाहिए? अव्यय होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? अव्ययीभाव समास कहते हैं। अब देखिए जैसे यथा स्थान, सबसे पहले आप लोग क्या समझे? उपसर्ग क्या होता है? क्या लिखा है? ट्रिक नंबर फर्स्ट, प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अव्ययी भाव समास होता है। जितने भी उपसर्ग शुरू में लगे होंगे तो वो कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। तो याद रखना आप लोग, जितने भी तुम लोग को उपसर्ग दिखेगा वो कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। अब जैसे कि देख लिखा है आजीवन, तो अच्छा एक बात बताइए, आ क्या है? आ उपसर्ग है। यथा स्थान मतलब यथा क्या यहाँ पे? उपसर्ग है। और यथा स्थान क्या मतलब? स्थान के अनुसार। आजीवन, जीवन भर, ठीक है। प्रतिदिन, प्रति यहाँ पे क्या है बेटा? प्रति यहाँ पे उपसर्ग है, यहाँ पे प्रति क्या है? उपसर्ग दिया गया है, ठीक है। प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन। अब यथा समय, यहाँ पे यथा क्या दिया गया है बेटा? उपसर्ग के बारे में बताया गया है, तो उपसर्ग समय के अनुसार। तो बस छोटा सा ट्रिक है, इसको याद रखना। अव्ययीभाव समास वो होता है जो शुरुआत में क्या है? उपसर्ग है, वही अव्ययीभाव समास होता है। आपको समझ में आ गया? मैंने 4 पढ़ा दी अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में बस इतना याद रखना जहाँ पे उपसर्ग का यूज होता है। अब आगे चलें, आगे देखते हैं। अगला टाइप आता है 5। ये 5 है, यहाँ पे गलती से 6 लिख गया है, आप लोग इसको सुधार लेना। यहाँ पे लिख लेना 5 नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे डाल लीजिए 5, ठीक है। इसको क्या बना लीजिए? 5 नंबर। अब आता है बहुब्री समास को अच्छे समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा भी जाता है बहुब्री समास में। देखिए क्या लिखा है? जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेषण, क्या बोला? एक विशेषण किसी तीसरे अर्थ का बोध होता है, बहुब्री समास कहते हैं। आप लोग परिभाषा में कम ध्यान दीजिए, आप लोग आइए एग्जाम्पल में। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से, 2 पद होंगे, उससे किसी तीसरे का बोध होगा, वो कौन सा होगा? बहुब्री समास होगा, ठीक है। अब जैसे दशानन, क्या लिखा है? दशानन। अच्छा बताइए, 2 हैं, 2 पदों के माध्यम से बना हुआ है। दशानन से देखना हमेशा तीसरा बनेगा। 10 मुख है जिसके,
उसको क्या बोलते हैं बेटा? रावण। लिखा है ना, जब दोनों पदों के माध्यम से एक विशेषण किसी तीसरे अर्थ का बोध होता है तो उसको क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास। तो सेम एग्जांपल देखिए, दशानन, दो है, 10 मुख है, जिसके अर्थात क्या बोले? रावण। नीलकंठ क्या है? 2 है, नीलकंठ से क्या बन रहा है? नीलकंठ है, जिसका अर्थात क्या बोलेंगे? शिव जी। ठीक है, अब आगे थर्ड, लंबोदर, लंबर उदर है, जिसका अर्थात क्या बोले? गणेश जी। ठीक है, अब 4, गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला अर्थात क्या होगा? श्री कृष्ण। बहुब्रीहि समास समझ में आया, जिसमें 2 शब्द होते हैं, किसी तीसरे का बोध होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा हो। अगर आपको इसी तरह की क्लास चाहिए तो आगे इसी तरह कमेंट करें और क्लास की रिव्यू जरूर देखें, ताकि मैं इस क्लास को कंटिन्यू आगे इसी तरह रख सकूं। अब आगे देखिए, लास्ट आता है 6, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में थोड़ा कन्फ्यूज़न होती है, मगर मैं इसको बहुत अच्छे ट्रिक से, बहुत सिंपल में समझाऊंगा। हार्ड बिल्कुल नहीं है, आप समझिए। देखिए, तत्पुरुष समास क्या होता है, अच्छे समझो। ठीक है, तत्पुरुष समास, जिस समास में पूर्व पद गौड़, यहाँ पे लिख लेना गौड़। ठीक है, क्या होता है? पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद क्या होता है? प्रधान हो, तो उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहलाते हैं। आप लोगों ने कारक विभक्ति पढ़ा होगा। अगर कारक विभक्ति नहीं आती है तो आप लोगों को मैं अगली क्लास में कारक भी पढ़ा दूंगा, मगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए। कारक विभक्ति क्या होता है? जैसे देखिए, तत्पुरुष समास की याद रखना, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6। इसके 6 भेद को बहुत ही सिंपल में मैं समझाऊंगा, आप लोग समझ में आ जाएगा। सबसे पहला है कर्म तत्पुरुष। आप लोग ने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए पढ़ा होगा। तो कर्ता ने नहीं, आप यहाँ पे सबसे पहला क्या होगा? कर्म, कर्म तत्पुरुष। सेकंड नंबर क्या है? करण तत्पुरुष। थर्ड नंबर क्या है? संप्रदान तत्पुरुष। फोर्थ नंबर अपादान तत्पुरुष। फिफ्थ नंबर संबंध तत्पुरुष। और 6 नंबर क्या है? अधिकरण तत्पुरुष। अब एक एक करके हम लोग अच्छे से इसको आगे समझते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के बाद आप लोगों को पढ़ाऊंगा अधिकरण तत्पुरुष। अब देखिए, समझिए कर्म तत्पुरुष क्या होता है, अच्छे समझिए। मैंने बताया कर्ता ने, क्या? कर्ता ने, याद रखना, कर्ता ने कर्म को, याद रखना, इसमें बस को याद रखना, बस हो गया। कर्ता ने, कर्ता नहीं होता है, मगर कर्म को, तो कर्म आएगा। अब देखिए ट्रिक समझो, जहाँ पे को का लोप हो वहाँ कौन सा होगा? कर्म तत्पुरुष होगा। अब देखिए, कर्म तत्पुरुष में जैसे लिखा क्या है? मतदाता, समझना, मत को देने वाला क्या होगा? मतदाता। अब देखिए, मैंने बताया कर्म का, कर्म तत्पुरुष में को का यूज होता है, तो यहाँ पे को आया कि नहीं? आप लोग इसका संक्षिप्तीकरण करेंगे। मतदाता मतलब मत को देने वाला क्या होगा? मतदाता। अब देखिए, गिर कट क्या होता है? गिरह को काटने वाला क्या होगा? को आ गया। गृह को काटने वाला क्या होगा? गिरह कट, तो को का यूज हो गया। तो कर्म तत्पुरुष ये होता है। अब देखिए, करण तत्पुरुष क्या होता है? जहाँ करण कारक चिन्ह का बोध होता है। याद रखना, करण तत्पुरुष में आप लोग छोटा सा लिख लेना, से लिख लेना, या के द्वारा होता है। क्या होता है बेटा? के द्वारा होता है। 2 चीज़ याद रखना। अब देखिए, जहाँ करण कारक चिन्ह का लोप होता है वो कौन सा होता है? करण तत्पुरुष होता है। जैसे बोले बेटा जन्मजात, क्या बोला? जन्मजात मतलब जन्म से उत्पन्न होने वाला, तो यहाँ पे से का यूज हुआ है, तो जन्म से उत्पन्न होने वाला क्या होता है? जन्म से उत्पन्न होने वाले को क्या बोलते हैं? जन्मजात बोलते हैं। जैसे लिखा है मुंह मांगा, नहीं बोलते मुंह मांगा, तो इसका आप लोग संक्षिप्तीकरण करेंगे तो क्या होगा? मुंह से मांगा, मुंह मांगा हो जाएगा। जैसे लिखा है गुणहीन, बोलते नहीं गुणों से हीन, तो गुणों से हीन, से आया, तो याद रखना करण तत्पुरुष में हमेशा के या के द्वारा। जैसे लिखते रेल यात्रा, जैसे आप लोग लिख लें रेल यात्रा,
तो इसको कैसे संक्षिप्तीकरण करेंगे? रेल द्वारा यात्रा, रेल द्वारा यात्रा। तो रेल द्वारा यात्रा या रेल के द्वारा यात्रा कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने बताया करण तत्पुरुष में से और के द्वारा हमेशा यूज होता है। अब आगे नेक्स्ट देखिए, देखिए नेक्स्ट, अब देखिए थर्ड, देखिए थर्ड और फोर्थ संप्रदान तत्पुरुष क्या होता है? जहां संप्रदान क्या होता है? जहां संप्रदान कारक चिन्ह का क्या होता है? लोप होता है। ठीक है, जैसे हथकड़ी लिखा है, हथकड़ी लिखा है, ठीक है, हाथ के लिए, देखो हथकड़ी लिखा है, क्या लिखा है? हाथ के लिए क्या लिखा है? कड़ी। सत्याग्रह आप लोग ने पढ़ा है, देखो संप्रदान कारक के बस ठीक इतना याद रखना, कहीं पे के लिए आता है, क्या आता है बेटा? के लिए, तो कौन होगा? संप्रदान कारक होगा। ठीक है, सत्याग्रह तो कैसे तोड़ोगे? सत्य के लिए आग्रह, क्या होगा? सत्याग्रह।